नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो हमेशा की तरह ये शो अपने आप में खास इंपॉर्टेंस रखता है। वो वजह आपको मिड ऑफ द सेशन होता है। एक तो काफ़ी हद तक ओपनिंग का एक्शन निकल चुका होता है, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरा, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते, अच्छे शेयर्स आपके सामने छांट के रखने की कोशिश करते हैं। इस शो को पूरी तरह से हमने इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट शो रखा हुआ है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी कॉल जो आती है सीधे सीधा मार्केट में गेस्ट आपके सामने रखते हैं। गिराने के राइट, बढ़ाने के राइट, उनको स्वैप करने के राइट, बाय को सेल, सेल को बाय करने के राइट, सारे राइट्स हमने ऑलरेडी गेस्ट को दिए हुए हैं। वो आपको अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से सारे शेयर्स देते हैं। दूसरा, आपको इंडाइसिस का व्यू पॉइंट पता लगता है इस शो से। हालांकि हम दिन भर में चर्चा करते हैं, लेकिन ये डेडिकेटेड एफ&ओ का शो है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ चर्चा उन्हीं 200 शेयरों के बीच रह जाती है। तो इन्हीं 200 शेयरों में से छांट के कुछ एक शेयर हम रखते हैं, और चंदन तापड़िया इसके मास्टर हैं, जो आज के हमारे मेहमान हैं। वो आपको बता देते हैं कि अच्छा ये शेयर बढ़िया है, ये शेयर ख़राब है, और उनका इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा है कि वो क्लियरली थॉट है उनका, और वो बहुत साफ स्पष्टवादिता अपने पास रखते हैं और आपको बताते रहते हैं कि अच्छा ये कीजिए, ये ना कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, उन्होंने एक नारा दिया था कि 24 में 24,000, अब 24 में 25,000 भी हो गया। खैर एनी हाउ, और भी चीज़ें जो है हम इस कार्यक्रम में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमानों का। हमारी शो का हम इकलौते ही हैं जो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, और कोई नहीं दिखाता रिपोर्ट कार्ड। हम दिखाते हैं कि 24 घंटे पहले जब इस कार्यक्रम में मेहमान आए थे, उन्होंने जो शेयर्स दिए थे उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। आइए उनका दिखाते हैं। कल सोनी थी और शिल्पा राउत थी, उनका रिपोर्ट कार्ड है। शिल्पा राउत ने कहा था कल मैंने तो शो नहीं किया, सहयोगी ने एक शो किया, तो कल किसी वजह से मैं बाहर था, तो जो ट्रेड दिए गए थे उसका रिपोर्ट कार्ड हमने कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए। एस्कॉर्ट्स की पुट प्लस करवाई होगी, 70% का गेन आपको वहाँ से मिला। मेट्रोपोलिस की पुट प्लस करवाई होगी तो 10% का गेन आपको मिला। कल आपको पता है सेकंड हाफ में मार्केट धीरे धीरे करके टूटा था, स्टॉक स्पेसिफिक भी टूटा, जबकि इंडाइसिस तो ऊपर से ऊपर ठीक हो रहे थे, मैनेज हो रखे थे। तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। तो मेट्रोपोलिस, एस्कॉर्ट्स के पुट से आपको बेनिफिट है। फिर साथ में हमने सोनी पटनायक से जब पूछा था, उन्होंने कहा था कि 4300 के पुट आप इंडिगो की भी रखो, 20% का गेन वहाँ से आया। जब स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ तो डॉक्टर रेड्डीज बाय कॉल आई, 1% का गेन वहाँ से भी आया। तो कुल मिला के चर्चा ज़्यादा हुई नहीं होगी, और जो हुई होगी उसमें से ट्रेड आपको मिल गए हैं। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने सारा कुछ ठीक नहीं भी किया, कुछ स्टॉक्स लगे होंगे एसएल में, कुछ लोग नहीं ले पाए, कुछ वॉल्यूम कम था, कुछ उल्टे सीधे शेयर आपके पास थे, लेकिन फिर भी 25% भी आप इस रिपोर्ट कार्ड का मानते हैं, तब भी एक हैंडसम प्रॉफिट आपके अकाउंट में पहुंच ही गया होगा कल। इस सब पे हम और भी चर्चा करेंगे, कुछ और स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे आज। पहले एक बार इंडाइसिस का व्यू ले लेते हैं आज के मेहमान से, चंदन तापड़िया से। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, ये बात हम समझते हैं कि 25,000 एक राउंड फिगर नंबर है, बट ये बात भी उतनी ही ठीक है कि 25,000 को थोड़ा कॉन्कर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, एक बार आपका टेक चाहिए कि क्या करना चाहिए, दोनों का बताइए, जिनके पास है और जिनके पास पोजीशन नहीं है, दोनों का। जी नमस्कार डिम्पी जी, बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इवेंट के दिन हम मिले और काफी आपसे बातचीत हुई। और उसके अलावा आप जो भी हम यहाँ पे पॉजिटिव चीजें शेयर कर रहे हैं दर्शकों के, उसको आप बार बार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका आभार। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो कल के दिन हमने 25,000 के एक लेवल को छुआ, और पिछले 24 दिनों में ये 24,000 से 25,000 का जर्नी हुआ, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट 1000 पॉइंट की जर्नी यहाँ पे हुई है। तो ये तो क्लियर है कि बाजार का मूड और मिजाज है वो बुलिश है। बट अगेन इतना चलने के बाद हमेशा माइंड में रहता है कहीं अटक नहीं जाए ऊपर पे। ओके, आज जो गिरा है उसका रीजन है ग्लोबल मार्केट। आप देखे होंगे डाउ में गिरावट देखने को मिली, और यूके में इंटरेस्ट रेट कट हुआ, तो उसके चलते कोई ना कोई ट्रिगर यहाँ पे बना जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। बट अच्छी बात यह है कि बाजार में डिक्लाइन के बाद में करेक्टिव मूव नहीं हुआ है, वहां पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। जबकि बैंक निफ्टी तो ओपनिंग जोन को 50 डे के सपोर्ट से होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारे जो तथ्य वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार में बाई ऑन डिक्लाइन का मूड कंटिन्यू रहेगा। पिछले में लगभग यहाँ पे 40 दिनों की बात करूं तो 40 दिन में जो भी मेजर डिक्लाइन हुआ वो वापस खरीदारी में तब्दील हुआ। तो इसके चलते मैं यहाँ पे कोई एक नेगेटिव बायस नहीं रख रहा हूं। मेरा मानना है बाई ऑन डिक्लाइन मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। 25,000 जरूर एक थोड़ा सा हर्डल बन सकता है, बट जब तक 24,500 होल्ड करता है ओवरऑल पॉजिटिव बायस रहेगा ऊपर में 25,000 25,100 के टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पूरे एक दायरे में फंसा हुआ है, बट उस दायरे में भी डिक्लाइन आते ही सपोर्ट आ जाता है। 51,000 से 52,000 की रेंज को हमें प्ले करना पड़ेगा, भले ही ये वीकली में लोअर हाइज बना रहा है।
51,000 टू 52,000 बैंक निफ्टी में रेंज रहेगा। 24,500 से 25,100 निफ्टी में रेंज रहेगा ट्रेड करने के लिए। सर डन। तो आपने मोटा मोटी रेंज बता दी, कैसे ट्रेड करना है ये बता दिया। अलग अलग स्टॉक्स हम आपसे पता ज़रूर करेंगे। ये हमने बाय और जहाँ पे भी होल्ड है वो सब कुछ आपके सामने लिख रहे हैं, और कहाँ पे आपको बाय करना है। देखो 1000 पॉइंट की रेंज है, 51,000 के जितना करीब खरीदोगे उतना अच्छा है, वापस 52,000 का रास्ता खुलेगा। सेम विद द बैंक निफ्टी है, 25,200 के ऊपर अभी कोई टारगेट आपको नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। फिलहाल 25,200 250 अपना मोटा मोटी टारगेट मान के चलो, और 24,800 पहली कड़ी होती है एक सपोर्ट की, फिर दूसरी 24,500 बनती है। तो 24,800 के तो हम ऑन द वे ही चल रहे हैं, बिल्कुल ऑन द टिप ही खड़े हैं, है ना। 790 800, तो अगर ये और जाता है तो 200-300 पॉइंट का और फॉल हो सकता है, तो उसके बाद आप 24,500 भी आएगा। जितना इन लेवल्स के पास खरीदोगे उतना अच्छा है। ठीक है जी, आगे बढ़े, स्टॉक्स की तरफ बढ़े आगे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर हमने 2 शेयर निकाले हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से। फर्स्ट इज HDFC बैंक। सर HDFC बैंक ने एक काम अच्छा किया है, इनफैक्ट वो आज को छोड़ देता तो मैं आज तो खैर चल गया 30 रुपये। अच्छा ये किया था कि इसने बुरी हालत में भी और 51,000 के बैंक निफ्टी के टेस्ट करते समय भी इसने अपने 1600 के लेवल को बचा के रखा। तो इसने प्रूव कर दिया कि 1590 1600 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंचमार्किंग है। भले आज डिले इफेक्ट के साथ चला, बट इसने 1600 की बेंचमार्किंग क्लियर कर दी। एक तो सर ये हमारी लिस्ट में है जो आपको चेक करना है HDFC, तो जरा दोनों के बारे में राय दीजिएगा। दूसरा सर पिरामिल एंटरप्राइजेज। सर आपको ध्यान है, आप 2-3 दिन पहले जुड़े थे हमारे साथ ओपनिंग के शो में, तब हम आपसे ये बात पूछ रहे थे कि सर पिरामिल अगली सीरीज का शेयर बन सकता है, क्योंकि उसका रोल ओवर भी अच्छा था और सीरीज से पहले का ब्रेकआउट भी था। आपको याद भी होगा सर, 1000 नहीं था उस समय, 1000 के नीचे था, तब आपको टारगेट दिया था 1040 का, मेरे को अच्छे से याद है। ठीक, तो सर मेरे को जरा बताइएगा दोनों शेयर्स के बारे में, पिरामिल एंटरप्राइजेस और HDFC बैंक के बारे में। तो सबसे पहले तो HDFC बैंक की हम बात कर लेते हैं। HDFC बैंक ने मल्टीपल बॉटम्स यहाँ पे बनाए हैं 50 डे मूविंग एवरेज के साथ, और पिछले लगभग 18 दिनों से ये काउंटर 1590 से लेके 1650 के बीच में कामकाज कर रहा था। वीकली चार्ट पे लोअर हाइज का रिवर्सल देखने को मिला है। डेली चार्ट में आज एक ओपन लो सेम के साथ में ब्रेकआउट बना है, तो बुलिश बायस बता रहा है। मेरा मानना है कि इमीडिएट बेसिस पे 1630 का सपोर्ट रहेगा, और एक बार के लिए अब 1700 1710 के लिए तैयारी कर रहा है। अब हम पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करें तो बिल्कुल लास्ट सीरीज में हमने बात किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, और 975 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट बन रहा था। और जो 975 के ऊपर जो ब्रेकआउट था वो लगभग 37 वीक के कंसोलिडेशन के बाद था, और इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग के बिल्टअप दोनों यहाँ पे समझ में आ रहे थे। तो अब मेरा मानना है कि 1015 का हायर बेस बनेगा, ऊपर में 1080 से लेके 1100 तक के लिए, तो दोनों ही काउंटर पे पॉजिटिव व्यू है। और मेरा मानना है कि HDFC बैंक होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी भी सरेंडर नहीं हो रहा है, मेजर सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, डन सर। तो HDFC सर पिरामिल पे रिकमेंडेशन कोई? पिरामल पे हमने खरीदारी की सलाह लेवल के साथ दे दी है कि आप 1015 के सपोर्ट रखिए, ऊपर में 1080 1100 तक के टारगेट के लिए। सर दोनों में से कोई एक लेना हो तो कौन सा ले? काफी टफ सवाल पूछा है आपने। यदि हेवी वेट्स और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो HDFC बैंक में चले जाइए, और मोमेंटम प्ले करना है तो पिरामल में चले जाइए। ओके ठीक है, डन सर। दोनों पे आपने अच्छे से राय दे दी है। और पिरामिल एंटरप्राइजेस हमने आपको थोड़ा चलने से पहले भी नोटिस करवाया था कि शेयर एक बड़े मूव की वापस से तैयारी कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा कवरिंग पे आ जाते हैं। दोनों के लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। कवरिंग के 2 शेयर हैं, वो एक है बायोकॉन, कल इसका एक और कंपनी भी चल रही थी जिन, कल वो भी शॉर्ट कवरिंग में ही थी। एक बायोकॉन आज चल रहा है सर, फिर से 4 रुपये ऊपर है। और दूसरा है रेमको सीमेंट। सीमेंट में काफ़ी दिनों के बाद फिर से कुछ मूवमेंट आ रही है सर, एक बार जरा चेक कर लीजिए। बिल्कुल, आपने रामको सीमेंट की बात की और बायोकॉन की बात की है, तो सबसे पहले मैं रामको सीमेंट पे फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पे तो नीचे के लेवल से रिकवरी है, तो मेरे को यहाँ पे मंदी के सौदे नहीं समझ में आ रहे, इनफैक्ट तेजी के सौदे समझ में आ रहे। एज ऑफ नाउ जो आपका रामको सीमेंट में सपोर्ट है वो लगभग बन रहा है 810 के आसपास, और इसको थोड़ा सा ऊपर राइज करके 815 के सपोर्ट बना सकते हैं। तो 815 के सामने 870 तक के लेवल आपको रामको सीमेंट में बनने चाहिए। ठीक है, और सर बायोकॉन छोड़ रहे हैं, बायोकॉन को छोड़ दें?
देखिए, बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन मेरे हिसाब से अब थोड़ा-सा ड्रॉप कर दे, क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी बड़ी तेज़ी हुई है, उसके बाद अब रेंज में फँसा गया। तो रेंज में जो अटका है, रेंज में जो फँसा है, उसके लिए बड़ा मोमेंटम नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा-सा 1-2 दिन का यहाँ पे बनने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए रामको सीमेंट को लें, बायोकॉन को एक बार थोड़ा-सा अवॉइड और वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल दें। ठीक है, अवॉइड के ही लगा देते हैं स्टैम्पिंग सीधा, फिर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि एक तो छुट्टी भी है फिर 2 दिन की। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं कि थोड़े-थोड़े शेयर्स को हम कम भी कर देते हैं। तो आपके पास अब तक 3 ही शेयर पास होके आए। एक तो शॉर्ट कवरिंग का शेयर है रैमको, उसका स्टॉप लॉस टारगेट अभी आप नोटिस कर लीजिएगा। दूसरा शेयर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी अगर आपका डिलीवरी कॉल है तब भी आप उसके 50 दिन की एवरेज समझें या उसको 1600 का लेवल समझें, जैसे आपको ठीक लगता है वो समझें, वो बना रहेगा। उसके ऊपर ट्रेलिंग चाहिए तो भी एचडीएफसी का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है 1630। ये ट्रेलिंग वाला है, जिन तो पक्के वाला स्टॉप लॉस 1600 वाला भी है। फिर हमने पिरामिल एंटरप्राइजेस से बात की, एक राउंड का ब्रेकआउट कर चुका है, एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रेकआउट कर रहा है ये, तो एक 1100 की तरफ भी बढ़ेगा ये शेयर। तो आपका 1015 का एक स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है, रिवॉर्ड बड़ा है सामने पे अगर हम बड़े मानसिकता के साथ उतर रहे हैं तो। और ध्यान रखें इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रेड हमने कन्वर्ट नहीं किया। ऑप्शन ट्रेड जिसका होगा उसका खुद से नोटिस करवा देंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि पिरामिल एंटरप्राइज का सर ने 1100 का टारगेट दिया तो मैं एक काम करता हूँ फ्यूचर की जगह मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। ऑप्शन में टाइम वैल्यू लगी हुई है, ऑल दो वो भी सीरीज तक ही जाएगी, बट क्या वो गल जाएगी। शेयर गलता नहीं है, शेयर रोल ओवर होता है, ऑप्शन रोल ओवर नहीं होती। फिर दूसरा पॉइंट, ऑप्शंस को तत्काल इम्पैक्ट चाहिए होता है, नहीं तो वो मर जाएगी, डेड हो जाती है। जबकि फ्यूचर्स को तत्काल नहीं भी मिलेगा तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक, तो आप इस चीज़ का अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, मान लीजिए सर फ्यूचर का तो लॉस बड़ा है, लॉट साइज़ भी बड़े हैं, तो कैसे करें? तो फिर कैश में कर लो, वो ज़्यादा ठीक होता है। जितनी मनी हमारे पास है विद नो लिवरेज, तो फिर आप थोड़े से भी शेयर रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो ठीक होता जाएगा। ठीक, तो ये सारे शेयर हमने रख दिए। इंडाइसिस पे मोटा मोटी टेक आपको मिल गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर फटीक है, थोड़ी थकावट है, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरली चेंजेस नहीं है, ये चंदन जी आपको बता रहे हैं। और उनको भी मानना है कि आपको 200-400 पॉइंट थोड़ा और नीचे जा सकता है, उसका ज़्यादा घबराइएगा नहीं, वापस 25,100 तक हम आ जाएंगे। सेम विद द बैंक निफ्टी 52,000 51,000 1000 पॉइंट की रेंज है, जितना स्टॉप लॉस के करीब खरीदेंगे उतना फ़ायदा है। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है चंदन सर की तरफ से कि इनके पास कोई अपनी पोजीशन नहीं है, और इनका सेबी सर्टिफिकेशन का नंबर भी हमने डाल दिया है सामने। देखते हैं, एक तो JSW स्टील है, दूसरा भारत फोर्ज है, ये हमारे आज के मंदी के शेयर्स हैं। जरा लेके आइए, देखते हैं कितना टूटे हुए हैं। चंदन सर एक बार जरा दोनों शेयर्स चेक करना, JSW स्टील और भारत फोर्ज दोनों में गिरावट 3 से 2% तक की है। बिल्कुल, देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील और भारत फोर्ज की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो चुका है। पिछले 6 दिनों में आप देखोगे तो 860 से लेके 960 तक का मूवमेंट हुआ और वापस 900 की तरफ करेक्टिव हो चुका है, और एक राइजिंग चैनल में फंस चुका है वीकली चार्ट पे। और कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेतों के चलते मेटल काउंटर में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, और बिकवाली करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे 923 को स्टॉप लॉस बनाइए मंदी के लिए, नीचे में 880 तक के डाउन साइड बनने चाहिए। वहीं आप भारत फोर्ज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये काउंटर थोड़ा सा अटका है, बट हमें नहीं लग रहा कोई बड़ा मंदी होगा। इंट्राडे स्विंग प्ले करना है तो कर सकते हो, बट ओवरऑल मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू बाय ऑन डिक्लाइन रखूंगा। इंट्राडे के लिए किसी को ट्रेड करना है तो 1710 का रेजिस्टेंस बनाइए, नीचे में 1640 तक के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, डन सर। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए सर, जहां ट्रेड हो जरा बता दीजिएगा। एक है वोल्टास और दूसरा है TCS का। सर आज फर्स्ट डे है जब IT के अंदर कवरिंग हो रही है, तो TCS बड़ा कंटेंडर है, जरा देख के बताना सर दोनों में क्या करना चाहिए, वोल्टास एंड TCS। देखिए, सबसे पहले टीसीएस की हम बात कर लेते हैं तो वीकली चार्ट पे एक डार्क क्लाउड कवर बन रहा है। डार्क क्लाउड कवर मतलब लास्ट वीक के हाई के ऊपर गया और लास्ट वीक के 50% भाव के नीचे वापस स्लिप हो गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अटक रहा है, और वैसे भी आप देखोगे तो वन साइडेड यहाँ पे 5 वीक की रैली बनी थी। 1780 से लेके 3780 से लेके ऊपर में 4400 लगभग 30 तक काउंटर गया था। तो उसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यदि बेचना है तो 4380 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में 4220 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आपने टीसीएस के अलावा एक और काउंटर का जिक्र किया था, उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली बनना चाहिए। तो मेरा मानना है कि दोनों काउंटर को
थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मौजूदा लेवल से 2-3% का और डिक्लाइन आपको मिलना चाहिए। तो वोल्टास के लेवल्स की भी हम यदि बात करें तो वोल्टास का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग आपका 1530 के आसपास रहेगा, नीचे में 1450 तक के टारगेट के लिए। ठीक है सर, टीसीएस वोल्टास दोनों पे रिकमेंडेशन देने के लिए दोनों हमारे एडवांटेज शेयर्स थे। तो जहाँ भी ट्रेड है वो सब हम ग्राफिक्स के तौर पर आपको डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे छपा हुआ मिले, सिर्फ यही ट्रेड वैलिड है। जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे नहीं मिले, आप लेना ही नहीं। सिर्फ चर्चा का विषय है, अगर है तो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है और उसकी रेशो ठीक है ट्रेड में कन्वर्ट होने की, सिर्फ वही ट्रेड हम आपके स्क्रीन पर डालते हैं। अब हम जरा आगे आते हैं और चंदन तापड़िया से पता कर लेते हैं कि आज उनके ट्रेड कौन से हैं जो उन्होंने खुद से निकाले। चंदन सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, मैं कब से उत्सुक हूँ अपने ट्रेड शेयर करने के लिए, क्योंकि उनके प्राइस मोमेंटम बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, आज के दिन का मेजर हाइलाइट था ज़ोमैटो। ज़ोमैटो में लगभग 15-16% की बढ़त बनी और जिस हिसाब से कंपनी के नतीजे बने, उस हिसाब से पूरा का पूरा का कंजम्पशन क्यूएसआर सेगमेंट पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। इसलिए हम जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह देना चाहते हैं। जुबिलेंट फूड की आप बात करें तो वीकली चार्ट पे एक नया ब्रेकआउट हुआ है और वीकली चार्ट में देखें तो राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है और ये राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट होने में लगभग 30 वीक लगे थे। यानी कि दिसंबर 2023 में 585 के लेवल थे और 2 वीक पहले भी 585 थे और उस लेवल को ब्रेकआउट के बाद अब नया मूव बनना चाहिए। तो 590 के स्टॉप लॉस से 635 तक के टारगेट आपको जुबिलेंट फूड में बनने चाहिए। और दूसरा यह भी फोकस है कि कहीं ना कहीं सारे के सारे कंजम्पशन के नेम चल रहे हैं और फ्राइडे है, वीकेंड है, खाने पीने के सारे के स्टॉक्स चल रहे हैं, चाहे नॉन एफएनओ में बीकाजी हो या फिर दूसरे काउंटर हो। तो जुबिलेंट फूड एक पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा मेरा मानना है चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चंबल में वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ है और डेली चार्ट में लगभग 28-29 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में अपमूव बना है। तो ये पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट है डेली वीकली चार्ट पे, ये पॉजिटिव मूव दिखाना चाहिए। इसके लिए खरीदारी की सलाह है। 520 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 550 के टारगेट के लिए। स्टॉक थोड़ी देर में मूव दिखा चुका है, तो 520 के सपोर्ट आप 523 तक के लिए भी लेके जा सकते हो। तो 520 के सपोर्ट से 550 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे आपने बेहतरीन ट्रेड हमने बताया, हमने सब कुछ नोटिस कर लिया सर। जहाँ जहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट है वही हमारे आज के ट्रेड है और उम्मीद करते हैं कि ये सब का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आप इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड सर। आगे बढ़ें जरा। अडानी एंटरप्राइजेज में खबर ये आ रही है कि एफएमसीजी कारोबार को डीमर्ज करेगी। पूरी खबर विनी मोतीवाला से एक बार समझ लेते हैं और आपको पूरी डिटेल दे देंगी। विनी, एक बार जरा बताइए अडानी एंटरप्राइज में एफएमसीजी कारोबार के डीमर्जर की बात। बिल्कुल, तो अडानी एंटरप्राइजेज जो है डीमर्ज करने वाला है। अपने जो बिजनेस में एफएमसीजी का पार्ट था वो डीमर्ज करके अब मर्ज कर लेंगे अडानी विल्मर में। नाउ अडानी एंटरप्राइजेज में ये एंटिटी थी अडानी कमोडिटीज़ एलएलपी, जो काम करती थी ट्रेडिंग एंड सप्लाई जो करती थी एडिबल ऑयल की, उसके अलावा अदर कमोडिटीज़ की ये सप्लाई करती थी। अभी ये ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, सिर्फ डीमर्ज होके ये अडानी एंटरप्राइजेस से चला जाएगा अडानी विल्मर में। नाउ अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर होल्डर को है उनको मिलेंगे शेयर्स अडानी विल्मर में। सो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेंगे शेयर्स अडानी विल्मर में और उनको शेयर्स मिलेंगे 251 शेयर्स अडानी विल्मर के फॉर एवरी 500 शेयर्स जो वो होल्ड कर रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। करंटली देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस होल्ड करता है अराउंड 43.94% स्टेक जो है अडानी विल्मर में। नाउ ये डीमर्जर इनलाइन है अडानी एंटरप्राइज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से। वो पहले बिजनेस को अपने साथ रखते हैं, फिर ग्रो करते हैं और फिर डीमर्ज करते हैं जब वो बिजनेस बड़ा हो जाता है और एस्टैब्लिश हो जाता है और सस्टेन कर सकता है अपने आप से। सो इसीलिए ये डीमर्ज होकर अब जाएगा अडानी विल्मर में। अडानी विल्मर की शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगी इसके बाद और अडानी विल्मर की प्रमोटर्स होल्डिंग हो जाएगी इसके मर्जर के बाद। जो अडानी कमोडिटीज एलएलपी है जो एफएमसीजी साइड है, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी 70.7%, पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी 23.24%। अडानी एंटरप्राइजेज ने कमेंट्री भी दी कि फूड एंड एफएमसीजी जो बिजनेस है एंड अदर बिजनेस है वो केपेबल है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, लेंडर्स को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को। और वो मानते हैं कि ये प्रपोज डीमर्जर जो है वो वैल्यू अनलॉक करेगा
डीमर्जिंग शेयर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब अडानी एंटरप्राइज शेयर होल्डर्स के लिए। तो श्योरली वॉच आउट करेंगे ये जो डीमर्ज हो रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का एफएमसीजी साइड ऑफ द बिजनेस, और मर्ज कर लेंगे अडानी विल्मर में। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए एक्चुअली ये डीमर्जर कैसे हो रहा है और इसको लेकर क्या बातें रखी गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।